यहाँ पे इसको ना एक टेस्ट की फॉर्म में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास जब हमें देखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा सबस्ट्रेट शो कर सकता है, तो हम चेक करते हैं कि उसमें क्या इतना पार्ट प्रेजेंट है, COCH3 प्रेजेंट है या नहीं। मिथाइल कीटोन वाला पार्ट अगर उसमें प्रेजेंट रहेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड एंड बेस हेलोफॉर्म रिएक्शन डेफिनेटली होती है और इस तरीके से हमें एंड प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन कुछ ना इसमें हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत है। ये वाला सबस्ट्रेट तो ठीक है, बट इसके अलावा जो जो कंपाउंड्स हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं वो और कौन कौन से हैं जो आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं। कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स which can show हेलोफॉर्म रिएक्शन, which can show हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हमारे पास यहां पे इसके अलावा आते हैं एक्सेप्शन में इथाइल एल्कोहल, जिसे आप इथेनॉल भी बोलते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड। एक्चुअल में होता यह है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो इसमें ऑक्सीडाइज होके एसिटल्डिहाइड में चला जाता है, और जब मेरे पास एसिटल्डिहाइड में चला जाएगा तो एसिटल्डिहाइड आपके पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये ग्रुप जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया एसिटल्डिहाइड में, तो इट मींस एसिटल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। और इथाइल अल्कोहल क्यों देता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है पहले और वो फिर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन केस कहीं ऑप्शंस में मिथाइल कीटोन ना दिया हो, एसिटल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल दिया हो, तो आप वहां पे मना नहीं करोगे कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ये भी हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास जो भी ऑल 2 एल्केनोल, 2 एल्केनोल का क्या मतलब है, जैसे आपको मैं बोल दूं 2 प्रोपेनोल, 2 ब्यूटेनोल, 2 हेक्सेनोल, 3 वाले नहीं, ये याद रखना, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। तो ये सब भी हमारे पास जो 2 एल्केनोल होते हैं जितने भी, ये भी शो करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि इसके अलावा हमें, अच्छा हाँ, इसमें हमें चाहिए ये होता है कि जैसे R, C पे OH, यहाँ पे H, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैंने फर्स्ट बनाया था 2 प्रोपेनोल, तो प्रोपेनोल का क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, है ना। अगर मैं बोलूंगी 2 ब्यूटेनॉल तो मेरे पास इस तरफ कार्बन बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में ना ये वाला ग्रुप भी अगर प्रेजेंट हो, साथ में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आगे चाहिए, अगर ये ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है या मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। इसलिए जो 2 एल्केनोल्स होते हैं वो भी हेलोफॉर्म में आएंगे। सो मेक श्योर कि हेलोफॉर्म से कभी भी क्वेश्चन आया तो आपको ये सारी बातें याद हो। सारी बातें क्या, कि अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो भी हमारे पास रिएक्शन होती है, तो होती है डेफिनेटली, बट इसके अलावा इथाइल अल्कोहल जिसे इथेनॉल भी बोलते हैं या एसिटल्डिहाइड प्रेजेंट है तो भी होगी। और अगर मेरे पास 2 एल्केनोल प्रेजेंट है, 2 हेक्सेनोल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 प्रोपेनॉल जैसे एग्जांपल, तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो COCH3 मिथाइल कीटोन हो या ऐसा कार्बन जिसपे CH3OH, और ये बिल्कुल टर्मिनल की बात हो रही है, वहां पे अगर प्रेजेंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। तो इस सारे को बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करके रखना, क्योंकि ये पार्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐसा कुछ मान लो, या फिर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है मिथाइल तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है मिथाइल। ठीक है, या फिर आप ये मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है COH और यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन। तो ऐसे केस में हमारे पास कितने सिग्नल्स बनते हैं, ऐसे कुछ था आपका मोनिंदर? yes. ओके, चलिए तो बताओ फिर आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोलूं तो फर्स्ट में कितने सिग्नल्स होने चाहिए? कार्बन NMR के प्रोटॉन NMR 3 होने चाहिए प्रोटॉन के। बताने हैं दोनों बताने हैं। 1 मिनट, पहले प्रोटॉन NMR को लिखेंगे फिर अगले में कार्बन NMR को लिखेंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन NMR है उसके कितने? 3 हो गए मैडम, एनवायरनमेंट चेंज होगा दोनों H के साथ।
नहीं होगा, बिकॉज COH ग्रुप जो होता है इसका जो कार्बन यहाँ पे अटैच है ये sp2 है, प्लेनर है। तो प्लेनर जो ग्रुप होता है वो सब जगह सेम एनवायरनमेंट देता है हमारे पास। दैट्स व्हाई यहाँ पे COH की वजह से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ मैंने ओपन करके लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज होगा, ये एक ही ग्रुप है दोनों के लिए, तो दैट्स व्हाई दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये प्लेनर वाला ग्रुप है। उसके बाद इनका हमारे पास क्लोरीन की वजह से दोनों को सेम मिलेगा, क्लोरीन भी इसी प्लेन पे प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे टोटल सिग्नल्स जो बनेंगे वो बनेंगे 3। जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एक यहाँ पे है, फिर मेरे पास यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री ढूंढूं तो मैं ऐसे अगर इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करती हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है या फिर सिमेट्री इसमें आ रही है। तो जो इस प्रोटॉन का मेरे पास सिग्नल है फर्स्ट इन केस, तो ये जो दो हाइड्रोजन होंगे इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। देखो ये तो सबसे अलग है, और ये इससे अलग क्यों है, क्योंकि इसको अपनी दोनों तरफ ब्रोमीन मिले जबकि इसको अपनी दोनों तरफ ब्रोमीन नहीं मिले हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये तो पक्का है। तो 1 और 2 डिफरेंट हो गए। अब हमारे पास ये था कि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में सेम है या नहीं, तो यस दीज टू आर सेम। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को अपनी एक तरफ ब्रोमीन मिला, इसको भी मिला, इस हाइड्रोजन को अपनी दूसरी तरफ हाइड्रोजन मिला, इसको भी मिला, और दोनों sp2 वाले कार्बन के साथ भी जुड़े हुए थे। तो हमारे पास अगर ये फर्स्ट देता है सिग्नल और ये सेकंड देता है तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे और हमारे पास टोटल आएंगे यहाँ पे 3 सिग्नल्स। कार्बन NMR, हाँ जी, जैसे आपने जिस प्लेन में इसको कट करा है उसे हाफ हाफ करके देखे तो उस अरेंजमेंट में तो इसको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, फिर 2 सिग्नल नहीं होंगे। देखो ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ लिखा है, बस मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया और बस ऐसे कट किया है। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हो आप? आपने जैसे ऊपर कट किया है उसमें हाँ ब्रोमीन को सेम इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा अगर हाफ हाफ करें, हाँ, ये दोनों ब्रोमीन सेम है। फिर 2 सिग्नल नहीं होंगे। 2 सिग्नल्स कैसे, मतलब मुझे ये बता दो कि आप कौन से वाले प्रोटॉन्स को, जैसे इसको सबसे अलग मान रहे हो, ये फर्स्ट देगा या नहीं देगा, मतलब ये सबसे अलग देगा या किसी और के साथ एक साथ देगा सिग्नल? आप मुझे सेट बता सकते हो कि 6 प्रोटॉन या 3 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, बाकी 2 का एक सिग्नल, मतलब 2 आप कैसे बोल रहे हो? तो मैम मैं ऊपर वाले इसमें बोल रही हूँ, जैसे ऊपर में आपने कट करा है उसमें ब्रोमीन के दूसरी तरफ भी एच है और इस साइड पे भी एच है, तो वो हाँ सेम इन्वायरमेंट हो गया, वो एक सिग्नल देगा। ठीक और है, इसी ये तरह दोनों ऊपर भी, हाइड्रोजन एक देंगे। हाँ तो इसी तरह ऊपर भी है वो भी ब्रोमीन है और दोनों तरफ एच है, वो भी एक देगा। ठीक है, ये 2 हो गया, तो इसको भी अब मैं ये तो, सेम कैटेगरी में रखूं, आप ये कह रहे हो? यस मैम। नहीं, देखो ये आपके पास, तभी तो मैंने पहले कहा कि आप पहले इन दोनों को ही कंपेयर कर लो। इस हाइड्रोजन को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे क्या मिले हैं, 2 ब्रोमीन। यस मैम। क्या इस हाइड्रोजन को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन मिले? नो मैम। हाँ, दैट्स व्हाई दीज टू आर डिफरेंट, ठीक है, इसलिए 3 सिग्नल्स है। ओके। कार्बन NMR में कितने बताए थे इस मॉलिक्यूल में आपने? 4 ना? ठीक है, तो अब क्रॉस कॉन्जुगेशन पे हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि 2 सिस्टम मैंने दिए हैं, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे इन दोनों में देखने पे? एक तो मैम सिंपल एलियन सिस्टम है और एक में कैसा? कंजुगेशन ब्रेक होगी। एक एक में एक कैसा सिस्टम है? एलियन है। एलीन है ये क्या होती है फिर? ये एल्कीन है, हाँ जी मैम ठीक है। ये एलीन है।
ठीक है, डिफरेंस ठीक है है। मैम। यहाँ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होते हैं अलीन्स में, एल्कीन में आपका ऑल्टरनेट। ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये वहाँ पे आपके पास, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रही है, इसमें चल रही है कॉन्टिन्यूसली। हाँ ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को कि जैसे आपके पास एल्कीन सिस्टम है, अगर आपने एक जगह से कॉन्जुगेशन स्टार्ट करी, जैसे प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, तो वो पूरे फ्लो में आगे चलती जाएगी एक ही बारी में। यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट करी तो वो इसके साथ यहाँ खत्म हो गई, ये तीसरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहां से स्टार्ट करते तो ये इन्वॉल्व नहीं होता, यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन से पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करने का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक ही बारी में कॉन्जुगेशन हो रही है, पूरा सिस्टम इंक्लूड हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक जगह से हमने कॉन्जुगेशन स्टार्ट करी तो वो दूसरे सिस्टम को छोड़ देता है, यानी आधी कॉन्जुगेशन हो रही है, कॉन्जुगेशन अब डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास ए बी और सी तीन सिस्टम है, जिसमें ए भी कॉन्जुगेशन के बी के साथ कॉन्जुगेशन में है, सी भी बी के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट ए और सी आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस तरीके से जहां भी कॉन्जुगेशन शॉर्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है, उस सिस्टम को हम गिनते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है ऐसा और एक सिस्टम है ऐसा, तो दोनों में मेरे पास डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 100% इस डबल बॉन्ड को जा रहे हैं और कहीं वो डोनेट नहीं कर रहा है। बट यहां पे अगर मैं देखूंगी तो इसके अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं? डिवाइड। वो 50% इसको देगा, 50% इसको देगा, दोनों तरफ अब उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से जहां पे कॉन्जुगेशन कम हो रही है, पूरे सिस्टम को इंक्लूड वो नहीं कर रहा है, डिवीजन होने शुरू हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग सिस्टम के साथ, कोई एक म्यूचुअल वाला है जो दोनों के साथ यहाँ कॉन्जुगेशन कर रहा है। जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, बट ये दोनों तो आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्लियर होगी ये बात?